दोस्तों पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेगमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इस वीडियो के बाद हमारा एक वीडियो रह जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जहां पे हम बात करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। अब यहां पे मैं आपसे सुझाव चाहता हूं, आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों में से आपने मुझे यह बताना है कि कौन से टॉपिक पे आप अगली बारी डिस्कशन चाहते हैं, आपको मुझे वो बताना है। पहला आपका मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, दूसरा आपका इकोनॉमिक्स, तीसरा आपका एनवायरमेंट और चौथा है आपका साइंस एंड टेक। अब इनमें से जिसको भी ज्यादा वोटिंग मिलेगी हम उसी टॉपिक को शुरू करेंगे। बट यहां पे मिनिमम क्राइटेरिया यह है कि आपको मुझे कम से कम 50 कमेंट से ज्यादा देने हैं यहां पे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जहां पे हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बेसिक स्ट्रक्चर और मिसलेनियस टॉपिक की, और इन टॉपिक में से पूछे गए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या रिकमेंडेशन दी है आपके 13th फाइनेंस कमीशन ने। अब क्योंकि यह आपका 2012 का क्वेश्चन है और 13th फाइनेंस कमीशन बहुत पुराना हो चुका है, तो इसके बारे में तो हम क्या ही डिस्कस करें। आपको यह याद रखना है कि क्या रिकमेंडेशन दी थी आपके 14th फाइनेंस कमीशन ने। अब इसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस को, जिससे हमें यह पता लग जाए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपके जीएसटी के बारे में, जहां पे कंपनसेशन की बात किया आपके फाइनेंस कमीशन ने। चलिए इस स्टेटमेंट को कुछ समय के लिए साइड में रख लेते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में आपसे बात की गई है कि फाइनेंस कमीशन कहता है कि जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस कीजिए नेक्स्ट 10 सालों में, ताकि हम इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। अब आपका फाइनेंस कमीशन कभी भी जॉब क्रिएशन के बारे में बात नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो आप बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और डी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपको यह देखना है कि आपकी थर्ड स्टेटमेंट सही है या गलत, आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि सेंटर के जो टैक्सेस होते हैं उसमें से ग्रांट दी जाती है लोकल बॉडीज को। अरे भैया, अगर आपको पता हो कि यहां पर तो सेंटर और स्टेट और विद इन स्टेट आपके टैक्स की डेवल्यूशन होती है, तो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब वैसे तो आपका 13th फाइनेंस कमीशन बहुत पुराना हो चुका है, इसकी रिकमेंडेशन को अभी जानना जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि जीएसटी के बारे में आपके फाइनेंस कमीशन ने यह कहा था कि स्टेट और सेंटर के बीच में एक ग्रांट बार्गेनिंग की जरूरत है, जहां पे कुछ ग्रांट इशू करना चाहिए स्टेट्स को, ताकि वो राजी हो सके आपके जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के लिए, जिसे हम कंपनसेशन भी बोलते हैं। तो इस बारे में आपके 13th फाइनेंस कमीशन ने बात की थी, इस वजह से आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऑल्दो अभी के समय में देखा जाए तो आपको लॉजिकल आंसर नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका जीएसटी कहीं ना कहीं इसके बाद इंप्लीमेंट हुआ था। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आइए कुछ चीजें जान लेते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 280 के अंडर मेंशन है। ये कहीं ना कहीं आपके नेट प्रोसीड को डिवाइड करने की बात करता है सेंटर और स्टेट के बीच में और अमंग वेरियस स्टेट्स के बीच में। इसके अलावा जो ग्रांट इन एड है जो स्टेट्स को मिलती है आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसका भी प्रिंसिपल यही डिसाइड करता है। इसके अलावा एक ड्यूटी यहां पे ये भी दी गई है कि जो आपका स्टेट कंसोलिडेटेड फंड है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, ताकि ये आपके सप्लीमेंट कर सके म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के वर्किंग को। इसके अलावा जो भी मैटर प्रेसिडेंट रेफर करते हैं आपके फाइनेंस कमीशन को, उनके बारे में भी ये विचार करते हैं। तो यहां पे ये सब कुछ जानना जरूरी था आपका फाइनेंस कमीशन के बारे में। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बार आपसे फिर से फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है इट इनकरेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब यह काम तो आपके फाइनेंस कमीशन का नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको फंक्शन बताए हैं उनमें तो ये नहीं आता। इसके अलावा इट फैसिलिटेट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब ये भी मैंने आपको फंक्शंस में नहीं बताया, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। उसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां पे आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, क्योंकि ये काम तो आपके कैग का है। अब तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, यानी कैग के बारे में। पहली स्टेटमेंट है कैग एक्सरसाइज एक्सचेकर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब आपने नेशनल इमरजेंसी पढ़ी हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी जब पढ़ी हो, क्या उसमें इन चीजों के बारे में मेंशन है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब यहां पे आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया।
आपके पास 50-50 ऑप्शन है। बस आपको यह देखना है कि थर्ड स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। फोर्थ स्टेटमेंट तो वैसे ही आपकी गलत हो जाती है यहां पे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कहा गया। While dealing with the audit and accounting of government companies, CAG has certain jurisdiction for prosecuting those who violated law. अब इतनी पावर तो आपकी CAG को नहीं दी गई है। अब अगर ऐसी पावर दी गई होती तो क्यों इन्हें टूथलेस टाइगर कहा गया है? तो कहीं ना कहीं आपकी फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम CAG रिपोर्ट कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट दोज हु वायलेटेड द लॉ व्हाइल मैनेजिंग द पब्लिक फाइनेंस। अब ये बात बिल्कुल ठीक है। अब कई बार आप जैसे 2G घोटाला, 3G घोटाला या कोलगेट के बारे में बात करते हैं, तो वो सब कुछ उजागर हुआ था आपकी CAG की रिपोर्ट से। तो कहीं ना कहीं आपकी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और यहां पे ऑप्शन बन जाता है आपका सी ऑप्शन, यानी सेकंड स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली आपकी करेक्ट ही थी। अब इस सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया CAG रिपोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम बाय मिनिस्टर्स आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। बिल्कुल, ये फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी का, तो यकीनन आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। आइए अब कुछ जान लेते हैं आपकी CAG के बारे में। देखिए जो CAG है ये गार्डियन है आपके पब्लिक पर्स का और कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है आपका CAG, जहां पे सेंटर और स्टेट लेवल पे हम इसकी वर्किंग को देखते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है 148 से लेके 151 आर्टिकल के अंडर। तो यानी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आपके पार्ट 5 के अंडर मेंशन है। ये एक सिंगल मेंबर बॉडी है जिसे अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट और इनकी टेन्योर रहता है 6 ईयर या 65 ईयर ऑफ एज। अब इन दोनों में से जो भी पहले आए वो। इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब में और इनकी जो सैलरी है, सर्विस कंडीशन है, वो डिटरमाइन करती है आपकी पार्लियामेंट। इसके अलावा ये रिजाइन कर सकते हैं आपके प्रेसिडेंट को और इन्हें रिमूव करने के लिए जो आपका प्रोसेस है वो काफी स्ट्रिंजेंट है, मतलब काफी स्ट्रिक्ट है। इनको रिमूव करने के लिए सेम प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर हमें रिमूव करना हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। अब आपको यहां पे एक चीज याद रखनी है, CAG आपके किसी भी अकाउंट को ऑडिट कर सकता है, चाहे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो या आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया हो। इसके अलावा ये स्टेट के भी इन तीनों अकाउंटों को चेक कर सकते हैं और साथ के साथ जितनी भी आपकी ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट्स होती हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, इनको भी ये ऑडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी अथॉरिटी या बॉडीज होती हैं जो स्टेट से पैसा लेके या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंस्ड हैं, रेवेन्यू ले रही है, उनको भी ये ऑडिट कर सकते हैं। इसके अलावा CAG को एक और काम दिया गया है जो आपका नेट प्रोसीड होता है। अब यहां पे आपको मुझे यह बताना है कि नेट प्रोसीड होता क्या है। अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब जो आपका नेट प्रोसीड है उसको भी सर्टिफाई आपका CAG करता है। अब इनकी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को जाती है और प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिव गवर्नर को देता है अगर स्टेट की बात हो, और अगर सेंटर की बात हो तो ये पार्लियामेंट के आगे इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपकी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो इनको चेक करती है और इसके बाद क्वेश्चनिंग हो सकती है आपकी पार्लियामेंट में इन सभी रिपोर्ट के ऊपर, मतलब चर्चा हो सकती है। तो यहां पे एक बात तो क्लियर होती है, जो आपकी CAG है वो कहीं ना कहीं फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी की, और ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे याद रखना। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पे आपसे पूछा गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में और आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपकी लोकसभा की प्रोसीडिंग में, ये मेंबर बन सकते हैं किसी भी लोकसभा की कमेटी के, ये बोल सकते हैं लोकसभा की प्रोसीडिंग में, और इसके अलावा ये वोट कर सकते हैं लोकसभा में। अब अगर आपको पता हो कि लोकसभा में ये वोट नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं आप फोर्थ स्टेटमेंट को यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं। अब फोर्थ स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका बी ऑप्शन चला गया। अब इसके अलावा जो हमारे पास तीनों ऑप्शन बचे हैं ये तीनों ठीक हैं, ये तीनों ही काम कर सकते हैं आपके अटॉर्नी जनरल, तो इस वजह से आपका आंसर बन जाता है सी ऑप्शन। आइए थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं एजी के बारे में भी। इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनके टेन्योर के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मतलब ये ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ आपके प्रेसिडेंट, ये रिजाइन भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, और इसके अलावा इन्हें सभी तरह की प्रिविलेज और इम्यूनिटी मिलती है जैसी एक एमपी को मिलती है। इसके अलावा यहां पर इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में इतना ही कहा गया है कि अगर आप इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं तो आप इन्हें अटॉर्नी जनरल भी लगा सकते हैं।
अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए हमें क्या कुछ कंडीशन को फुलफिल करना होता है। इसके अलावा ये आपके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं कंट्री के। उसके अलावा एजी की पोस्ट आपकी फुल टाइम काउंसलिंग की पोस्ट नहीं है, मतलब ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट तो करते हैं बट एक तरह की ये गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। इसके अलावा ये भारत के किसी भी कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और ये पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में। तो यही कुछ जानना जरूरी था आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पे आपसे पूछा गया इलेक्शन कमीशन के बारे में। देखिए, पहले ही स्टेटमेंट में आपसे कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 5 मेंबर की एक बॉडी है। अब अगर आपको पता हो कि 1989 में एक समय इसे 3 मेंबर बॉडी किया गया था, उसके बाद एक बार फिर से इसे 1 मेंबर बॉडी किया गया था और बाद में एक बार फिर से इसे मल्टी मेंबर बॉडी किया गया था, बट अभी भी इसमें मैक्सिमम आपकी स्ट्रेंथ है 3 मेंबर्स की और ये कहीं भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन है कि वो कितने मेंबर की बॉडी बनाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन में। तो कहीं ना कहीं आपकी पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो आपका ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। उसके अलावा यहां पे दूसरी स्टेटमेंट में आपसे कहा गया कि यूनियन होम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं इलेक्शन के शेड्यूल को और किस तरह से आपके जनरल इलेक्शन या बाय इलेक्शन होंगे ये होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। अब एक चीज बताइए, अगर ये सब कुछ होम मिनिस्ट्री ने ही डिसाइड करना है तो आपके इलेक्शन कमीशन का क्या फायदा? लॉजिकली चलिए, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि यहां पे होम मिनिस्ट्री का इंटरफेरेंस दिख सकता है। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट को हम एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास लॉजिकल आंसर बचता है डी ऑप्शन, यानी स्टेटमेंट 3 आपकी बिल्कुल करेक्ट है। जहां पे ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व करता है आपके सभी डिस्प्यूट रिगार्डिंग स्प्लिट मर्जर जो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये मेंशन है आपके आर्टिकल 324 के अंडर, जो पार्ट 15 में आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। इनकी जो सर्विस कंडीशन है या टेन्योर है, इसको भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। इसके अलावा इनकी करंट जो आपकी एज है या आप ये कह सकते हैं एज टेन्योर है, वो है 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज, दोनों में से जो भी पहले हो। इसके अलावा इन्हें रोका नहीं गया है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करने के लिए और ये रिजाइन कर सकते हैं आपके प्रेसिडेंट को। करंटली ये 3 मेंबर बॉडी है और इन्हें रिमूव करने का प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है। अब यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम कैसे रिमूव करते हैं, इसके बारे में आपने मुझे बताना है। इसके अलावा अगर फंक्शन की बात की जाए तो आपके जितने भी इलेक्शन होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड या पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली से रिलेटेड, उन सभी को ये कंडक्ट करवाते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जितने भी आपके लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं उनके लिए ये जिम्मेवार नहीं है, मतलब उन्हें ये कंडक्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा शेड्यूल को यही डिसाइड करते हैं कि कब इलेक्शन कंडक्ट करना है, इलेक्टोरल रोल को ये बनाते हैं और आपके इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड को भी यही इशू करते हैं। उसके अलावा इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट हो या आपके इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड डिस्प्यूट हो, उनको भी यही सेटल करते हैं। अगर मान लीजिए पोस्ट इलेक्शन कोई डिस्प्यूट है डिस्क्वालिफिकेशन का, तो उसके लिए इनकी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को यही इंप्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा जो कैंपेन का एक्सपेंडिचर है, इसके बारे में नो हाउ यही कंडक्ट करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि किस तरह से इलेक्शन के अंदर कैंपेनिंग में एक कैंडिडेट पैसा खर्च रहा है। अगर वो रिक्वायर्ड लिमिट से ऊपर पैसा खर्चता है तो कहीं ना कहीं उन्हें डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। तो इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? आपका इलेक्शन कमीशन, जहां पर एक कैंडिडेट को अपने एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है इलेक्शन कमीशन को। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मिसलेनियस टॉपिक से है। यहां पे आपसे पूछा गया कि कौन सी ऐसी नोडल एजेंसी है जो इंप्लीमेंट करती है आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को। यहां पे आपसे नेशनल लेवल पे पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब। अब अगर आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में सुना होगा तो आपको जरूर से पता होगा कि यह आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर आता है। इस एक्ट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको मुझे यहां पे यह बताना है कि 4 कौन से राइट दिए गए हैं ट्राइबल कम्युनिटी को इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर। अगला क्वेश्चन है, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीयन एंड मार्क्सिज्म, फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, क्लास स्ट्रगल, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी मास स्ट्रगल के बारे में बात करते, क्लास स्ट्रगल के बारे में नहीं। तो आपका बी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया।
गांधी जी कभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, वेयर एज मार्क्सिज्म में ऐसा कहा गया है। तो आपका सी स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। अब बात की जाए इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की, तो ये भी गांधी जी की फिलॉसफी नहीं। गांधी जी कहते थे एक स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में, जो कि मार्क्सिज्म में भी देखने को मिलता है। तो इसका आंसर बन गया ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। अब यहां पे आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है। एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एन एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब आप मुझे ये बताइए, ब्यूरोक्रेसी क्या आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं? क्या हम इन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं? अब अगर हम इन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं तो इनका काम क्या होगा? इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। तो डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी टर्म अच्छी तरह से डिफाइन करती है आपकी स्टेट को। अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी independent of external control, possessing an organized government. A political organized people of definite territory and possessing authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means. Third statement है हमारे पास, a number of people who have been living in definite territory for a long time with their own culture, tradition and government. A society permanently living in a definite territory with central authority and executive responsible to central authority and independent judiciary. अब यहां पे तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है डी ऑप्शन में, तो ये तो आपका कहीं ना कहीं गलत हो गया। अब बात की जाए अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन डेफिनेट टेरिटरी, बहुत सालों से रह रहे हैं और जहां पर कल्चर, ट्रेडिशन, गवर्नमेंट सब कुछ सेम है। देखिए अगर आप हम सी ऑप्शन की बात करें तो अफगानिस्तान का केस लीजिए। अफगानिस्तान में जब तक आपके यूएसए ने इंटरवीन नहीं किया था, उससे पहले तक क्या तालिबान को हम रिकॉग्नाइज करते थे? उनका भी खुद का कल्चर था, ट्रेडिशन था और तालिबान गवर्नमेंट थी। तो अगर हम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करते एज अ स्टेट तो कहीं ना कहीं आपका सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। उसके अलावा अगर बात की जाए बी ऑप्शन की तो ये भी आपका गलत है, बिकॉज ये भी कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं करते आपकी स्टेट की डेफिनेशन को। अगर आप सभी ने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है, जहां पे एनसीईआरटी में यह बताया गया है कि एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो रिप्रेजेंट करता है सॉवरेन पीपल को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, और जहां पे आपकी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है जिसके पास एक डेफिनेट टेरिटरी है और उसको कोई भी आउटसाइडर कंट्रोल नहीं करता है, तो इसे कहते हैं हम स्टेट। और ये सभी बातें फुलफिल होती हैं आपकी स्टेटमेंट 1 में। इस वजह से इसका आंसर बन जाता है ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी। अब यहां पे कमिटेड जुडिशरी, अब अगर आपकी जुडिशरी कमिटेड है तो कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूटिव की सुनेगी। इस वजह से पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब अगर आपकी सेंटर के पास सभी पावर है तो कहीं ना कहीं आपकी सेंटर ऑल पावरफुल हो गई और वो आपकी लिबर्टी को कहीं ना कहीं कर्टेन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहां पे आपकी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब देखिए अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तब भी आप लिबर्टी इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि चेक एंड बैलेंसेस की हम कोई श्योरिटी नहीं दे सकते। तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन है सेपरेशन ऑफ पावर, बिकॉज जब तक चेक एंड बैलेंसेस नहीं होंगे तब तक आप लिबर्टी को इंश्योर नहीं कर सकते। अब मान लीजिए एग्जीक्यूटिव का कोई एक्शन है जिससे वो आपकी लिबर्टी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको ओवर रूल कर सकती है आपकी जुडिशरी अगर सेपरेशन ऑफ पावर हो। तो इस वजह से सेपरेशन ऑफ पावर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। ये आपका लीगल राइट है जो सभी सिटीजन को मिला हुआ है। यह आपका लीगल राइट है जो किसी भी पर्सन को मिला हुआ है। फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ सिटीजन को मिला हुआ है। ना ही ये फंडामेंटल राइट है, ना ही आपका लीगल राइट है। अब ये आपकी डी स्टेटमेंट तो गलत होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300A के अंडर मेंशन है आपका कौन सा राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बात कीजिए सी की, तो ये फंडामेंटल राइट्स में पहले मेंशन था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट के साथ हमने इसे रिमूव कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपका सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी ए और बी के बीच में। अब देखिए अगर कोई एनआरआई इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको भी तो राइट टू प्रॉपर्टी मिलता है ना।
तो इस वजह से आपका बी स्टेटमेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की पावर को हम लिमिट करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय नॉमिनल पावर, ये तो आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय रियल पावर, अब ये तो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब बात कीजिए यहां पे डी स्टेटमेंट की, तो गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आर्टिकल 14 के अंडर यही मेंशन है और ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। कल हमारी लास्ट वीडियो होगी जो डील करेगी आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। धन्यवाद।